Good morning everyone. Myself Dr. Maya Agarwal, Assistant Professor SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कंपनी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कंपनी विधान के बारे में कि वर्तमान में हम देखें तो कंपनी अधिनियम 2013 लागू है। इससे पूर्व कंपनी अधिनियम 1956 था, परंतु कंपनी अधिनियम 1956 के स्थान पर 2013 में नया कंपनी एक्ट आया जिसे हम कंपनी अधिनियम 2013 कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कंपनी का क्या अर्थ होता है या कंपनी की क्या परिभाषा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कंपनी का अगर हम अर्थ देखें तो सामान्य बोलचाल की भाषा में कंपनियों से आशय किसी भी व्यक्तियों के एक समूह से लगाया जाता है जो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकत्रित होता है। यानी कंपनी एक व्यक्तियों का औपचारिक या अनौपचारिक समूह है जो जिसका उद्देश्य कंपनी में विनियोजन करके लाभ कमाना होता है। सरल शब्दों में अगर हम देखें तो कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति मानी गई है। मीन्स कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि हम सभी जानते हैं एक मानव का जन्म जो होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है। एक बच्चे अपनी माँ के द्वारा जन्म लेता है, लेकिन कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। कंपनी का जन्म कानून द्वारा लागू होने से होता है। यानी जो भी कंपनी अपना पंजीयन या रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 2013 के अंतर्गत करवा लेगी तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड मानी जाएगी। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में 2013 जो कंपनी 2013 के बाद जो कंपनी है वो कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन रजिस्टर्ड मानी जाएगी, तो वह कंपनी कहलाएगी। या हम कहें ऐसी कंपनी जिसका जन्म 2013 निर्माण 2013 से पूर्व जो अधिनियम था यानी 1956 के अंतर्गत किया गया है वह कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी मानी जाएगी। तो अगर हम देखें तो कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, और क्योंकि कृत्रिम व्यक्ति है तो उसका जन्म कानून द्वारा होता है। कानून द्वारा का मतलब है यहाँ पे कि इसका जन्म विधान द्वारा रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होता है। यानी जब कंपनी का पंजीयन हम कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत करवा लेंगे तो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी और अपने व्यापार को प्रारंभ कर पाएगी। तो इस प्रकार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कि वर्तमान में जो अधिनियम उसके अंतर्गत पंजीकृत या इससे पूर्व अधिनियम जो 1956 था यानी 2013 से पूर्व जो कंपनी 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड मानी जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों कंपनी एक आर्टिफिशियल व्यक्ति है, और कंपनी जो होती है उसको अंशधारी चलाते हैं। यानी अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के में पूंजी लगाते हैं और उस पूंजी की सहायता से कंपनी का संचालन किया जाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अलग अलग जो विद्वान उन्होंने अपने हिसाब से डेफिनेशन दी है। तो जो हमारे न्यायाधीश मार्शल है उनका कहना है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है और इसका अस्तित्व केवल कानूनी दृष्टि में ही होता है। कहने का आशय ये है कि कंपनी एक आदर्श शक्ति, कंपनी को हम देख नहीं सकते, महसूस छू नहीं सकते। कंपनी तो क्या है किसका से कानून के द्वारा, यानी जिसका निर्माण कानून के द्वारा होता है। जैसे का मानव होता है जो प्राकृतिक है, जो जन्म लेता है वास्तव में, तो उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन कंपनी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी का जन्म कृत्रिम रूप से कानून के लागू होने से माना गया है। यानी जो भी व्यक्ति कंपनी के रूप में कंपनी को कार्य करना चाहती है वह कानून द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा के कंपनी के रूप में व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। तो इस प्रकार मार्शल का कहना है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका अस्तित्व एग्जिस्टेंस केवल लॉ की नज़रों में ही होता है, कानून दृष्टि में ही माना जाता है। सेकंड डेफिनेशन अगर हम देखें तो हैने का भी यही कहना है। वे भी यही कहते हैं कि कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक आर्टिफिशियल व्यक्ति है, क्योंकि कंपनी का जन्म कानून द्वारा होता है, कानून द्वारा पंजीयन करवाने से ही होता है। इसी के साथ कंपनी का अपना प्रत्येक वैधानिक अस्तित्व होता है और एक इसकी सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा मतलब सील। जिस प्रकार से एक मानव अपने कार्यों के लिए अपनी हस्ताक्षर करता है, तो उसी बात ही कंपनी, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने सारे कार्य स्वयं नहीं कर सकती, वो हस्ताक्षर नहीं कर सकती, तो इसके लिए कंपनी की एक सार्वमुद्रा यानी सील होती है जो कंपनी द्वारा किए गए कार्यों को प्रमाणित करती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कंपनी के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को कंपनी की सार्वमुद्रा के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानूनी दृष्टि में ही माना गया है। आज जो भी व्यक्ति अंशु पूंजी के रूप में विनियोग करना चाहता है तो वह कंपनी में अपनी अंश
पूंजी को अंशों का क्रय करके अपनी पूंजी उस राशि तक विनियोग कर सकता है। इसी के साथ अगर हम देखें तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंपनी एक ऐसा संगठनिक समूह है जिसका जन्म विधान द्वारा हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार या इससे पूर्व जो कंपनी थी 1956 था उसके अंतर्गत कंपनी का पंजीयन हुआ है और उसके अंतर्गत वे कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। इसी के साथ अगर हम देखें तो कंपनी की पूंजी जो होती है अंशों के रूप में विभाजित होती है। एक कंपनी में जो भी शेयर होल्डर, जो भी व्यक्ति पैसा लगाने का इच्छुक है, विनियोग करना चाहता है, अंशधारी बनना चाहता है, वह कंपनी की अंश पूंजी खरीदकर अंशधारी बन सकता है। और कंपनी भी कई प्रकार की हो सकती है, एकल व्यक्ति कंपनी, सीमित कंपनी, असीमित दायित्व वाली कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। तो अनेक प्रकार की कंपनियों के प्रकार पाए जाते हैं जिसकी चर्चा हम अगले आने वाले क्लासेस में करेंगे। तो इसमें मैं बता रही हूँ आपको सीमित दायित्व और असीमित दायित्व वाली कंपनी हो सकती है। सीमित दायित्व वाली कंपनी में जो रिस्क थोड़ा कम होता है, लेकिन असीमित दायित्व वाली कंपनी में जोखिम अधिक होती है, क्योंकि सीमित दायित्व वाली कंपनी और असीमित दायित्व कंपनी में मुख्य अंतर यह है बच्चों कि सीमित दायित्व वाली कंपनी में अंशधारी का दायित्व अपने द्वारा लगाई गई पूंजी की राशि तक ही सीमित माना गया है, जबकि असीमित दायित्व वाली कंपनी में उसका दायित्व अनलिमिटेड होता है, यानी असीमित सीमा तक उसका दायित्व बना रहता है। इसलिए कंपनी असीमित दायित्व वाली कंपनी भी हो सकती है। तो इस प्रकार कंपनी के सदस्य जो है अंश पूंजी में विनियोग करके कंपनी के अंशधारी बन सकते हैं और कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी का सदस्य होता है। कंपनी में पूंजी लगाने के पश्चात पूंजी पर के प्रत्याय पर उससे उचित प्रत्याय के रूप में लाभांश का भुगतान किया जाता है। इसी के साथ साथ कभी कभी कंपनी अपने अंशों का पर लाभांश बोनस अंश के रूप में भी जारी कर सकती है, यानी लाभांश को नकद भुगतान न कर बोनस शेयर के रूप में भी अंशधारियों को लाभांश का भुगतान किया जा सकता है। तो इस प्रकार बच्चों हम कहें कि एक कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है तथा कंपनी अपनी सार्वभौमिकता के अंतर्गत कार्य करती है। और एक कंपनी जो होती है उसको एक अपना अधिकार पत्र मिला होता है जिसे हम चार्टर कहते हैं। वो चार्टर के अकॉर्डिंग कंपनी को पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों को ध्यान में रखकर अपने कार्य को करना होता है। कंपनी का पार्षद सीमा नियम होता है जो कंपनी के कार्यों की सीमाएं तय करता है कि कोई भी कंपनी किन सीमाओं में रहकर कार्य कर सकती है। पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु होती है नाम वाक्य, उद्देश्य वाक्य, पूंजी वाक्य, दायित्व वाक्य, स्थान वाक्य। इन सभी जो कुछ 6 प्रकार के वाक्य क्लॉजेज जो होते हैं मेमोरेंडम में पाए जाते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी को कार्य करना होता है। यदि कोई भी कंपनी पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों के विरुद्ध कार्य करती है तो अधिकारों के बाहर इन कार्यों को माना जाएगा और दंडात्मक रूप से कंपनी के ऊपर कार्यवाही भी की जा सकती है। तो अतः अगर हम देखें तो कंपनी अधिनियम 2013 जो बनाएगा उसके सभी प्रावधानों का नियमों का पालन करते हुए एक कंपनी के अंशधारियों को कार्य करना होता है। और कंपनी के जो कार्य की जो बागडोर संचालक मंडल के हाथों में होती है, प्रबंध संचालक मंडल के सदस्य कंपनी के कार्य को संभालते हैं और कंपनी के सभी कार्यों को जानकारी उनके पास रहती है। तो इस प्रकार बच्चों कंपनी जो है विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका पृथक अपने सदस्यों से वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी अन्य व्यक्ति पर वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा अन्य व्यक्ति भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार कंपनी अपने चार्टर या अधिकार पत्र के क्षेत्र में रहकर कार्य करती है और यदि कोई कंपनी इन अधिकारों के बाहर कार्य करती है तो उसे अधिकारों के बाहर कार्य माना जाएगा। उन अनाधिकृत कार्य के लिए कंपनी को दोषी ठहराया जा सकता है, उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस प्रकार कंपनी के कार्यों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि कंपनी की ख्याति अच्छी है, कंपनी के लाभों में निरंतर वृद्धि हो रही है तो ये माना जाएगा कंपनी में बहुत अच्छा प्रबंध माना गया है। लेकिन इसके विपरीत यदि कंपनी में लगातार हानि है, अंश पूंजी अंशों की मूल्य गिर रहे हैं या कहीं कंपनी में लाभांश समय पर नहीं दिया जा रहा है तो इस संस्था की ख्याति गिर रही तो वहाँ प्रबंध माना जाएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक कंपनी को क्या करना है, अपने व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए लाभांश की मात्रा बढ़ाने के लिए बहुत सजगता से अच्छे से कार्य करना है ताकि वह अपने अंशधारियों का उनकी पूंजी पर लाभांश उचित प्रत्याय दे पाए और अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाए। तो इस प्रकार प्रत्येक कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 को ध्यान में रखते हुए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। हम आगे कंपनी की विशेषताएं, कंपनी के
आगे जो और बिंदु उनके बारे में चर्चा करेंगे। कंपनी की क्या विशेषताएं होती है, प्रकृति होती है, कंपनी किस प्रकार रजिस्टर्ड की जाती है, किस प्रकार अपने कार्य करती है। तब तक के लिए धन्यवाद।